वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट्सों में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, ये क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है, सुबह 7 बजे चलती है। संडे को ऑफ रहता है, तो कल ऑफ था। उससे पहले सैटरडे को भी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि इस समय थोड़ा सा व्यस्तता है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो सेक्शन में ढेर सारे रील्स, ढेर सारे इंटरव्यूज। तो उसमें थोड़ी सी व्यस्तता थी, इस वजह से नहीं हो पाई। कभी कभी स्किप हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बाकी मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि ये क्लास कभी स्किप ना हो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, प्रैक्टिस तो आप करा लेते हैं लेकिन थ्योरी कैसे पढ़ें? तो अगर आप प्री के लिए थ्योरी पढ़ना चाहते हैं फ्री में, ठीक है, फ्री में अगर आप प्रीलिम्स के लिए थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ाई है। इसी यूट्यूब चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, तो आप क्या देखेंगे? आपको वहाँ पर एक सीरीज़ दिखेगी, लक्ष्मीकांत सीरीज, ठीक है। और इस लक्ष्मीकांत सीरीज में पूरी की पूरी प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने पूरा कराया है, ठीक है। तो वो जाके देख लीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप देखिए 20 मिनट्स हो, 20 मिनट्स हो। इसमें अगर आप लगातार 60 से 70 क्लासेस करेंगे, तो मेरे भाई मेरा दावा है कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको 4 सवालों के माध्यम से 40 बातें बताऊं, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस शो को आप हिट करें। इसे आप अपने दोस्तों के मध्य पहुंचाएं, लर्नर्स के मध्य पहुंचाएं, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होती है। देखिए, पहला सवाल आपका लिखा है कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोर्ड स्टेट्स पावर टू आइडेंटिफाई ओबीसीज, यानी 105वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ओबीसी की पहचान की शक्ति राज्यों को लौटाई, ठीक है। इट वाज इनेक्टेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लाया गया। इट अमेंडेड आर्टिकल 342A, इसने 342A को संशोधित किया। तो देखिए, यदि आप ओबीसी की कहें, तो ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक पिछड़ा और शैक्षिक पिछड़ा, ऐसे लोगों को ओबीसी के दायरे में, यानी अदर बैकवर्ड क्लास के दायरे में रखा गया। सबसे पहले ओबीसी की जो पहचान की थी वो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन ने की, जिसे काका कालेलकर कमीशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कंसीडर नहीं हुई। उसके बाद भारत देश में एक कमीशन बना जिसका नाम हुआ मंडल कमीशन, ठीक है। मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन ने ही लगभग 3,000 जातियों को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक आधार पर, हिस्टोरिकल बेसिस पर, जातिगत बेसिस पर पिछड़े हैं और इन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और 20% रिजर्वेशन के लिए क्या किया था? रिकमेंड किया था। ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित कोई और भी सवाल बने तो आप सवाल सॉल्व कर ले जाए, ठीक है। 27% रिकमेंड किया था, और इसे इंदिरा गांधी सरकार ने तो लागू नहीं किया, लेकिन भारत देश में एक सरकार बनी, वीपी सिंह गवर्नमेंट, हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट बनी थी, और उन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया, 27% रिजर्वेशन दिया। हालांकि इसे चैलेंज किया गया था एक केस में, जिसे मंडल केस के नाम से जाना जाता है या इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को तो एक्सेप्ट कर लिया इंदिरा साहनी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसमें एक सिद्धांत और स्वीकार किया उन्होंने, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि एक ऐसी परत, मलाईदार परत, है ना। यानी ओबीसी में ऐसे लोग जो मलाई खाते हैं, मतलब ओबीसी में ऐसे लोग जो लेखक हैं, डॉक्टर हैं, क्लास 1 की नौकरी करते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आज भी ऐसा होता है कि क्रीमी लेयर सिद्धांत ओबीसी में है। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर हैं उन्हें लाभ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें चैलेंजेस बड़े आते हैं। क्रीमी लेयर ठीक ढंग से फॉलो नहीं होता, क्योंकि जिसके घर में सरकारी नौकरी वाले हैं उनके यहाँ तो फॉलो हो जाता है, क्योंकि ये पता चल जाता है। लेकिन जिसके घर में सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो इसमें बड़ा विवाद है क्रीमी लेयर में, और एक समाधान है, एक वे फॉरवर्ड है आरक्षण को लेकर, कि भाई क्रीमी लेयर को फॉलो किया जाना चाहिए, यानी इसका अनुसरण किया जाना चाहिए, क्रीमी लेयर को फॉलो किया जाना चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पर। सवाल से रिलेटेड बातें देखिए, देखते हैं क्या ये सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल में देखो, पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? माफ कीजिएगा, 105वें संविधान संशोधन। तो भाई 105वां संविधान संशोधन आपका 2021 में आया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड ये पूरा सवाल है। 2021, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, जिसने क्या किया,
इस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य सरकारों को, यानी राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति और उनकी सूची बनाने की शक्ति दी। यानी राज्य सरकारों को भी ओबीसी आइडेंटिफाई करने की पावर मिली। ठीक है, राज्यों की शक्ति को एक तरीके से देखा जाए तो रीस्थापित किया गया, पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, 342 ए, 338 बी, ठीक है, 342 ए, 338 बी और 366 में अमेंड किया गया और राज्य को ये शक्ति दी गई। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा हुआ है? 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ओबीसी की पहचान राज्यों को लौटाई, सही है। न्यायालय के निर्णय, हाँ, मराठा आरक्षण को लेकर न्यायालय का एक निर्णय था, उसके बाद ये आया था, तो ये भी ठीक है। 342 ए में संशोधित किया, ये भी ठीक है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तीन के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, तो डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी सबसे सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका आता है 26वें संविधान संशोधन से रिलेटेड। ये सवाल है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपने कभी सुना हो कि प्रिवी पर्स के बारे में अगर आपने सुना हो तो प्रिवी पर्स से रिलेटेड सवाल है। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 26वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रिवी पर्स समाप्त किया। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि इसने पूर्व शासकों की मान्यता को रद्द किया। तीसरा लिखा हुआ है कि इसने संघवाद को मजबूत किया, यानी फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया, संघवाद को इसने मजबूत करने का काम किया। तो सबसे पहले जैसे प्रिवी पर्स अगर आपने कभी सुना हो कि व्हाट इज प्रिवी पर्स, हाँ, प्रिवी पर्स का मतलब ये होता है कि राजा महाराजा जो हुआ करते थे, आज़ादी के बाद भारत देश में जब रियासतों को विलय हुआ, तो रियासतों को विलय जब हुआ भारत देश में, तो पूर्व राजाओं को कुछ भत्ते दिए जाते थे, उन्हीं को प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता था। वार्षिक भत्ता मिलता था पूर्व राजाओं को। आज़ादी के बाद से रियासतों के विलय के समय पूर्व राजाओं को दिया जाने वाला जो वार्षिक भत्ता था, ठीक है, इसी वार्षिक भत्ते को किस नाम से जाना जाता था भाई? इसी को प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये भारत के लिए, भारत के कोष पर एक तरीके का बोझ था, है ना, एक बर्डन था। गरीबी भुखमरी से हमारा भारत जूझ रहा है और ऐसे में राजाओं को भत्ता दिया जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी इतनी सारी संपत्ति है। ठीक है, इतनी ढेर सारी संपत्ति होने के बावजूद उन्हें भी इतना भत्ता मिल रहा है। इसीलिए 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और पूर्व शासकों को, ये जो पूर्व शासकों को मान्यता समाप्त की। यानी पहले क्या हुआ करता था कि शासकों की मान्यता का मतलब यह है कि शासक की एक परिभाषा थी, उसे संशोधित किया गया। पुराने राजाओं को अब आधिकारिक रूप से, इसका अर्थ यह है कि ऑफिशियली राजाओं को शासक नहीं माना जाएगा। अपने आप से अपने आप को शासक कहें, चाहे महाराजा कहें, चाहे राजा कहें, लेकिन ऑफिशियली उन्हें शासक नहीं माना जाएगा। इसके पीछे का तर्क ये था कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में वही लोग शासन करते हैं जिन पर शासन हो रहा है। यानी शासित और शासक, यानी रूलर और जिन पर रूल हो रहा है, उनमें कोई भेद नहीं है। और गांधी जी का वो स्टेटमेंट याद करिए जो मैं कहता हूँ हमेशा, कि शासकों को हमेशा शासितों का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि शासक का अस्तित्व शासित की वजह से है। ये डेमोक्रेसी है। यानी रूलर को हमेशा उन लोगों का एहसानमंद होना चाहिए जिन पर वो रूल कर रहे हैं। रूलर का जो एग्जिस्टेंस है वो उन्हीं लोगों की वजह से है जिन पर वो रूल कर रहे हैं। और यही सेम अगर देखा जाए तो अध्यापक और विद्यार्थी पर भी लागू होता है। मुझे आपका एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से मेरा एग्जिस्टेंस है। अगर आप नहीं है तो मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मुझे भी आपका एहसानमंद होना चाहिए। आप मुझसे पढ़ते हैं, इतना प्रेम देते हैं, कमेंट सेक्शन में इतना अच्छी बातें लिखते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया बात, कभी कभी पढ़ के एकदम दिल गदगद हो जाता है। ठीक है, हाँ, एकदम गुब्बारा बन जाता है दिल, तो इतना गदगद हो जाता है। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपका कि आप मुझे इतना प्रेम देते हैं। तो इसमें संघवाद को मजबूत किया। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का कोई प्रिविलेज नहीं रहेगा तो इससे संघवाद क्या होगा? मजबूत होगा। केंद्र और राज्य के बीच ये शक्तियों का बंटवारा जो है ये मजबूत होगा अगर कोई स्पेशल प्रिविलेज, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो ये भी सही है, संघवाद को मजबूत किया इन्होंने, फॉर्मर पूर्व शासकों की मान्यता को समाप्त किया, ये भी सही है। प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया, यानी एक तरीके से लोकतांत्रिक अवधारणा यहाँ पर भी दिखाई गई। लोकतांत्रिक अवधारणा को बहाल करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसे बहाल, हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ था। सबसे पहले एक बार तो क्या हुआ कि एक बार 1970 में इसको हटाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, अध्यादेश लाया गया था। अध्यादेश जब लाया गया था तो वो फेल हो गया था।
ठीक है, फेल क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था, तो उसके बाद संविधान संशोधन करना पड़ा, 26वां संविधान संशोधन इसके लिए करना पड़ा, और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, प्रिवी पर्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, यानी जो वार्षिक भत्ता मिलता था वो वार्षिक भत्ता समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया था, इसीलिए संविधान संशोधन करना पड़ा, और मुख्य कारण यही था कि उसमें भारत गरीबी, भुखमरी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था, और ऐसे में ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या था, देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बोझ था। तो इसमें आपको सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं, अगला आपका लिखा हुआ है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस इन दिल्ली। ठीक है, टू दिल्ली। 69वें संविधान संशोधन ने दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, इट रिएक्टेड द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट, क्या लिखा हो, इट क्रिएटेड, माफ कीजिएगा भैया क्या निकल रहा है मुंह से, इस क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसने उपराज्यपाल का पद बनाया। इट इज इंसर्टेड आर्टिकल 239 ए, इसने अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आप ये जानते हैं कि दिल्ली को एनसीआर दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, इसे एक तरीके से देखा जाए तो स्पेशल स्टेटस प्रदान किया गया। ठीक है, इस मामले में, और दिल्ली में 70 सीटों के साथ एक विधानसभा का निर्माण हुआ। यानी केंद्र शासित प्रदेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होते हैं जहां विधानसभा होती है, जैसे इस समय यूटी जो विधानसभा वाली हैं वो आपकी दिल्ली है, वो आपकी पुडुचेरी है, वो आपकी जम्मू कश्मीर है। तीन ऐसी हैं जो विधानसभा वाली यूटीज़ हैं, यहाँ विधानसभा होती है, चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और उपराज्यपाल होते हैं। और बाकी जो 5 यूटीज़ हैं आपकी, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादर दमन हो गया, ये बिना विधानसभा वाली है। बिना विधानसभा वाली हैं जहाँ पर प्रशासक होते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब आ जाइए आप सवाल पर, सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट जो आपका लिखा हुआ है वो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई। ठीक है, कि दिल्ली को क्या दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ लेफ्टिनेंट, हाँ इसने उपराज्यपाल का पद बनाया। देखो 70 सीटों की विधानसभा, उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रशासक जो था, जो दिल्ली का प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर था, उसे उपराज्यपाल का नाम दिया गया, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दिया गया। 2 आर्टिकल ऐड ऑन किए गए, एक तो आपका ऐड ऑन किया गया 239 ए, ठीक है, ए, और एक आपका 239 बी। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप ये दोनों आर्टिकल पढ़िएगा। ठीक है, अभी क्लास के बाद आप गूगल करके ये दोनों आर्टिकल पढ़िएगा। एक समिति थी जिसकी सिफारिश पर यह संशोधन पूरा का पूरा आधारित था, और वो समिति थी एस बालाकृष्णन समिति। कौन सी समिति थी भैया, एस बालाकृष्णन समिति। ठीक है, एस बालाकृष्णन समिति पर की सिफारिशों पर यह पूरा का पूरा क्या था, आधारित था। लागू कब हुआ ये, तो ये लागू हुआ था 92 में, 1992 में। ठीक है, 1991 का संशोधन था, प्रेजेंटेड था, लेकिन लागू हुआ कब, 1992 में ये लागू हुआ। ठीक, तो इसमें ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें 3 का तीनों सही हो जाएगा, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं भैया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के निर्वाचक मंडल, 70वें संविधान संशोधन ने तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का विस्तार किया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है पुडुचेरी की विधानसभाएं शामिल की गई, दिल्ली और पुडुचेरी। यह केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव पर लागू है। देखो केवल वाला भी फंडा आप जानते हैं ना, कि पॉलिटी के सवालों में कहीं भी केवल लिखा है, या पॉलिटी के सवालों में कहीं क्या लिखा है, सिटीजन लिखा है, या पॉलिटी के सवालों में कहीं नागरिक लिखा है। सिटीजन लिखा है, नागरिक लिखा है, तो ऐसे में वहाँ जाल होने की संभावनाएं रहती हैं, जाल होने की संभावना यानी ट्रैप होने की संभावनाएं वहाँ पर रहती हैं। ठीक है, सिटीजन लिखा है, नागरिक लिखा है, या पीपल लिखा है, या संविधान लिखा है, या ओनली लिखा है, तो वहाँ पर जाल होने की संभावना रहती है, ट्रैप होने की संभावना रहती है। इसलिए बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ा करो। ठीक है, आई होप आपने सवाल ध्यान से पढ़ लिया होगा, है ना। चलो, यहाँ बात हो रही निर्वाचक मंडल की, यानी इलेक्टोरल कॉलेज की। तो देखिए समझते हैं जरा सा, ओरिजिनली क्या था। तो यदि आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूल संविधान, मूल संविधान में जो इलेक्टोरल कॉलेज था, इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल, इसका मतलब ये होता है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में जो ग्रुप पार्टिसिपेट करता है,
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो ग्रुप पार्टिसिपेट करता है उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज को डील करता है जो आर्टिकल, वो है आर्टिकल 54। पहले था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो भी इलेक्टेड, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। और दूसरा एमएलए, राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक, निर्वाचित विधायक, ध्यान रखना, मनोनीत लोग कभी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये ओरिजिनल सिचुएशन थी, ठीक है। उसके बाद 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं इलेक्टेड वाले, दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड एमएलए हैं, दिल्ली पुडुचेरी के जो निर्वाचित विधायक हैं, उन्हें भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब उन्हें भी इसमें शामिल कर दिया गया तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ, सही है। पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं को इसमें शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। ओनली वाइस प्रेसिडेंट, जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यदि आप उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज है, 66 डील करता है। और उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। हालांकि अब तो लोकसभा में सभी का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो गया, क्योंकि लोकसभा के सब इलेक्टेड होते हैं अब, क्योंकि एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट तो अब समाप्त ही हो गया। और राज्यसभा के क्या, राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वहीं आप देखेंगे प्रेसिडेंट में, तो प्रेसिडेंट में भाई राज्य विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड वाले। और प्रेसिडेंट में सिर्फ वही भाग लेते हैं जो इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। वहीं वाइस प्रेसिडेंट में आप देखेंगे कि नॉमिनेटेड लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, एक छोटी सी बात और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में तो नॉमिनेटेड लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को अगर हटाया जाना है, महाभियोग चल रहा है, तो उसमें वोटिंग नॉमिनेटेड भी कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, राज्यों के लोग हटाए जाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी महाभियोग में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या सही आंसर है आपका, ठीक है। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ध्यान रखिएगा भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है रिस्पॉन्स करने में थोड़ा लेट हो, लेकिन जो भी आपकी परेशानी है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि वो आपकी परेशानी सॉल्व हो सके। साथ ही साथ ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे यहाँ करना चाहते हैं, पूरी की पूरी तैयारी हमारे स्टडी IQ के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, तो यूपी के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यदि आप PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो PCS की प्रिपरेशन के लिए प्री का भी स्पेशल बैच हमारे यहाँ है, मेंस का भी स्पेशल बैच है, ठीक है। प्री और मेंस दोनों का कॉम्बो, जिसे फाउंडेशन बैच के नाम से जाना जाता है, इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी फ्री है, ये भी हमारे यहाँ है, ठीक है। और यदि आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन जरूर आएगा इस साल, ठीक है, तो इसका प्री का भी बैच है, इसका स्पेशल मेंस का भी बैच है, और इसका फाउंडेशन यानी प्री कम मेंस का भी बैच इसका है। यदि आप VO के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो BO का भी प्री का बैच है, ठीक है, मेंस का भी बैच है इसका, और इसका कॉम्बो यानी कि प्री और मेंस दोनों का भी बैच है, ठीक है। RO ARO के जो बैचेज हैं और BO के जो बैचेज हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगे, ठीक है। PCS प्री का बैच ये भी रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा, ये भी रिकॉर्डेड मोड में, लेकिन ये जो फाउंडेशन बैच हमारा चलता है ये आपको लाइव मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये सब इसमें इंक्लूड हो जाती है, ये सारी तैयारी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो बैच है आपका कॉम्बो, जिसे आप फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कैसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप चले जाइए गूगल पर, ठीक है। और गूगल पे आपको लिखना है स्टडी IQ, ये देखिए। अगर आप गूगल पे जाके स्टडी IQ नहीं लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई आपको बता दे, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक नंबर है 928999, ठीक है, 6923, इस पर आप कॉल करिए, 9289996923 पर आप कॉल करिए, और यहाँ आप मेरा नाम बताइए, मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है, ठीक है। और यहाँ से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन से बैच आपके लिए उपयुक्त है, सारे बैच के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ यदि आप खुद से जानना चाहते हैं तो आप जाइए स्टडी IQ पर, www.studyiq.com। यहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, स्टेट PCS में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए। उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ढेर सारे कोर्सेज दिखाई पड़ रहे हैं। ये है आरंभ, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ये आरंभ है। आरंभ पे आप क्लिक करिए, यहाँ जाके आप बैच की डिटेल डाउनलोड करके जान सकते हैं। 2 तरह के बैचेज होते हैं, गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको सिर्फ 1100 प्लस घंटे की क्लासेस, मेंटोरशिप, करंट अफेयर मैगजीन, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। वहीं प्लेटिनम के साथ आप जाते हैं तो आपको क्लासेस मिलती है, मैगजीन मिलती है, 4 साल की वैलिडिटी मिलती है, 1100 प्लस घंटे की क्लासेस तो मिलती ही मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही मिलता है, यानी गोल्ड वाला सब मिलता है 4 साल की वैलिडिटी के साथ। साथ ही साथ 5 कोर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक फाउंडेशन का, एक प्री का, एक मेंस का, एक NCERT का, और एक प्री का क्रैश कोर्स, MCQ कोर्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जानकारी लीजिए, यहाँ बाई नाउ पे जाइए, लेकिन एक कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। वो कोड है VL Live। अगर आप ये कोड लगाते हैं VL Live, ठीक, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।